हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑनगोइंग कोर्स उत्साह, जिसमें हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन में हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है अभी तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1D, दैट इज़ द 4th लेक्चर ऑफ द चैप्टर, उसमें कॉम्पोजिट फंक्शंस। हम आज देखने वाले हैं कॉम्पोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हुए, फिर आगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड कुछ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी। सो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है f जो कि डिफाइन है x to a, और फंक्शन g एक दूसरा फंक्शन है जो डिफाइन है a to y। अब अगर हम करें g और f का कॉम्पोजिशन, तो वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे hx, जो कि कहा जाएगा g ऑफ fx, और उसे हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं, गॉफ कह सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि f का जो डोमेन है वो x है, उसका को डोमेन a है, और ये को डोमेन f का था वही इस g का डोमेन बन गया है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस केस में हम फिर फंक्शन का कॉम्पोजिशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कोई hx जो g और fx का कॉम्पोजिशन होगा उसको हम शॉर्ट में g ऑफ f कह सकते हैं, और ये तभी डिफाइन होगा जब फंक्शन जो इनपुट वाला फंक्शन है जो g के अंदर डाला जा रहा है उसका रेंज g वाले फंक्शन का जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। मैपिंग से समझना चाहेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे x कोई एक सेट है और उसके अंदर का कोई एलिमेंट मैंने x लिया, स्मॉल x, उसको f के अंदर इनपुट किया, सो यू विल गेट fx। फिर इस fx को g के अंदर इनपुट करेंगे, सो यू विल गेट g ऑफ fx। इसलिए ये g ऑफ fx एक नया फंक्शन है जो x to a डिफाइंड, x to y डिफाइंड है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइंड है r to r f, और fx इज 3x plus 1। g भी कोई एक दूसरा फंक्शन है r to r, जहाँ gx x स्क्वायर, सो वी हैव टू फाइंड g ऑफ f एंड f of g। अब यहाँ अगर आप चेक करना चाहोगे कि ये फंक्शन का कॉम्पोजिशन यानी कि g ऑफ f डिफाइन हो पाएगा कि नहीं, तो इसका क्या तरीका है। आप पहले इसको g ऑफ fx लिखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि क्या fx जो फंक्शन यहाँ इनपुट में रखा गया है इसका रेंज क्या g के डोमेन के बराबर होगा या फिर उससे छोटा, यानी कि उसका सबसेट हो पाएगा कि नहीं। अगर वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब f का रेंज अगर g के डोमेन से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में g ऑफ fx डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे चूँकि रियल नंबर की बात आ रही है तो इस केस में ये डिफाइन होगा ही, इतना हम आप मान के चलेंगे। g ऑफ fx निकालने का तरीका क्या है, जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको यहाँ डालना होता है, दैट इज g एट 3x plus 1। मतलब यहाँ पे जो gx डिफाइंड है इसमें x की जगह पे आप सीधा 3x plus 1 सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट 3x plus 1 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा g ऑफ f। इन द सिमिलर मैनर अगर हमें फॉग यानी कि f और g फाइंड करना हो, सो विल राइट f और इनपुट हो जाएगा अब gx, यानी कि f के अंदर हम अब gx डालेंगे और gx है x स्क्वायर, इट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर द प्लेस ऑफ x इन द फंक्शन fx। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा दोनों फाइंड आउट हो चुका है। इस क्वेश्चन में fx गिवन है 2x प्लस 3x डिवाइड बाई x माइनस 2, और यहाँ फाइंड करना है f ऑफ fx। सो एक्चुअली व्हाट वी आर फाइंडिंग, f ऑफ fx का मतलब है सीधा कि हम fx की जगह पे फिर से वही फंक्शन रख रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, दैट इज़ 2x प्लस 3x माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो एक एक्सप्रेशन या टर्म होगा उसको हम इसमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो व्हाट वी गेट 2 टाइम्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड प्लस 3, एंड डिनोमिनेटर में जहाँ x है वहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वही पूरा का पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद अपना सारा सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा कितना, 4x प्लस 3, 4x प्लस 6 and plus 3x minus 6 divided by x minus 2 and the whole divided by 2x plus 3 minus 2x plus 4 divided by x minus 2।
यू गेट द आइडिया कि x-2 से x-2 तो पूरा कैंसिल हो ही जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी हमारा मैनिपुलेशन है बाकी उसको कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2x से 2x भी कैंसिल मिलेगा। सो व्हाट वी गेट इन द न्यूमरेटर नाउ इज 7x एंड इन डिनोमिनेटर वी गेट 7, तो ये आंसर हो जाएगा x। इस पे हम थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे कि इसका आंसर x क्यों आया है, इसके बारे में विचार करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है इस कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज का, जहाँ कंपोजिट फंक्शन डिस्कस किया गया होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है 1 3 4 2 1 2 5, और दूसरा कोई फंक्शन g डिफाइंड है 1 2 5 2 1 3, और इस फंक्शन को फिर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 1 पे 2 का एसोसिएशन है, 3 पे 5 का, एंड सो ऑन। उस तरीके से g के लिए भी इसका अपना डेफिनेशन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट GOF। तो चूँकि पिछले 2 एग्जाम्पल्स में हमने जो फंक्शन देखे थे वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिफाइन थे, तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन यहाँ भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें काम करना होता है। कैसे? पहले क्या कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, f इस तरीके से ऑर्डर पेयर में डिफाइन है, इसको आप फंक्शन को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिए, इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में। कैसे? f के अंदर 1 डालने पे 2 मिल रहा है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 2, एंड सिमिलरली f3 पे जो वैल्यू मिल रही है वो है 5, एंड f4 पे जो वैल्यू मिल रही है वो है 1। इन द सिमिलर मैनर अगर हम g के बारे में फिर से वही काम करें तो विल व्हाट वी गेट नाउ इज g1 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3 अगेन, एंड g5 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने फंक्शन को, दोनों फंक्शंस को एक नए फॉर्म से डिफाइन कर लिया, लिख लिया। अब बारी आती है कि GOF का मतलब क्या है? G ऑफ f(x). अब x को हमने अपनी मर्जी से लिया है कोई वेरिएबल, तो हम यहाँ x चूँकि हम कहाँ से डालेंगे, तो ये आप ध्यान दीजिए, फंक्शन f जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? इस 1 3 4 से 1 2 5। तो जो इसका इनपुट होगा इस पर्टिकुलर f फंक्शन का, वहीं से तो x होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू जो वो सेट था 1 3 एंड 4। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू आपको लिखते जाना है और हमारा काम हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? g at f1। तो g at f1 यानी कि x की वैल्यू हमने 1 डाली, तो चूंकि f1 हमने पहले ही निकाल लिया, दैट इज 2, सो ये मिल चुका है g ऑफ 2, और g ऑफ 2 भी पहले हमने निकाल लिया 3। तो हमने क्या देखा कि हमने इनपुट 1 रखा तो हमें फाइनल आउटपुट 3 मिला, तो जो ऑर्डर पेयर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला वो मिला 1,3। इन द सिमिलर मैनर अगर हम फिर आगे बढ़ें, इनपुट 3 डालेंगे तो क्या होगा? g at f3, दैट मीन g और f3 की वैल्यू क्या है? 5, तो इट इज g at 5, और g at 5 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास इसको ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3,1, एंड फाइनली g at f4, and f4 is already defined as 1, so g at 1 is now going to be 3, and therefore what we get the next and last order pair as 4,3। और इसलिए जो GOF है उसको आप लिख सकते हो ऑर्डर पेयर में, बिकॉज सब कुछ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दे रखा था। सो विल राइट 1,3 3,1 एंड 4,3। दिस इज आवर GOF जो हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम एक कॉम्पोजिशन के टेक्निक से कर सकते हैं। हालांकि वो प्योर कॉम्पोजिशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कुछ हद तक उसमें कॉम्पोजिशन के टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमें जब ऑटो फंक्शन प्रूव करना होता है तो हम अप्लाई करते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन का कॉन्सेप्ट। वी एक्चुअली फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन पहले से प्रोवाइडेड होता है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑटो फंक्शन है। लेकिन ऑटो फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पे यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन का सहारा ले सकते हैं इसको फिर से ऑटो प्रूव करने के लिए। ऑटो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन f, यहाँ पे जैसे देखिए r टू r डिफाइंड है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये जो r है ये कोडोमेन का r है और ये r डोमेन वाला r है। हालांकि दोनों r सेम ही है,
तो कहने का मतलब क्या है कि कोडोमेन के इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई एसोसिएशन ना हो। फिर से रिपीट करता हूँ कि कोडोमेन के सेट में से कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका कोई भी एसोसिएशन इस डोमेन के सेट से ना हो। यानी कि यहाँ से अगर हम कोई y ढूंढना चाहते हैं और हर एक y के लिए कोई ना कोई यहाँ पे x मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा x ले लेते हैं जो इस फंक्शन को बिना डिस्टर्ब किए हुए ही डिफाइंड हो, एंड देन अगर हम उसका कॉम्पोजिशन कर देंगे उस फंक्शन के साथ जो y का फंक्शन होगा x के टर्म में, तो मिल के क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं f के अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन ला देता हूँ gy और वो मिल के फिर तुमको y दे दे, तो उस केस में जो f फंक्शन होगा वो ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज अब हमारे पास जितने भी x की वैल्यू डाली जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो gy है वो x है, मीन्स x इज इक्वल टू gy, इस तरीके का कोई फंक्शन होना चाहिए, लेकिन इसी फंक्शन के आधार पे इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और यहाँ से हमने x को y के टर्म में लिख दिया तो हो जाएगा y प्लस 1/2 और इसी फंक्शन को हम क्या कह देंगे कि वो gy है। अगर हम f के अंदर फिर इस gy को डाल दें दैट इज़ y प्लस 1/2, तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे 2 टाइम्स y प्लस 1/2 माइनस 1 का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा y। तो यहाँ से हम क्या सीख पा रहे हैं कि फॉर एवरी x, ये y प्लस 1/2 इसी x से निकला हुआ है, तो फॉर एवरी x वी हैव कंप्लीट y, बिकॉज ये y इस RC यानी कि कोडोमेन वाले में से रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन्टो है। इनफैक्ट ये टेक्निक हम आगे भी देखेंगे, इन्वर्स को डिस्कस करेंगे तब। बढ़ते हैं आगे। तो नाम लिया और हाजिर हो गया इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। सो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या है, अ फंक्शन g y to x is the inverse of f such that x to y if fog is equal to y and goff is equal to x। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन अगर हम g ढूंढ पाते हैं जो y to x डिफाइंड हो, मुझे ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब ये है कि g एक ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जो y to x डिफाइंड हो, तो वो उस f का जो हमें जिस फंक्शन का इन्वर्स निकालना होगा उसका इन्वर्स कहा जाएगा अगर फॉग इज इक्वल टू y आ जाए एंड गॉफ इज इक्वल टू x आ जाए। दोनों साथ साथ होना चाहिए, दोनों साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज एक भी गलत हुआ तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो f कोई फंक्शन गिवन होगा आपको x टू y एंड हमें g निकालना है y to x such that fog is equal to y and goff is equal to x। और इस केस में अगर हम इन्वर्स निकाल पाते हैं तो उसको डिनोट करने का तरीका है f इन्वर्स, और g अगर एग्जिस्ट होता है f का तो कहा जाता है कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि उसका इन्वर्स एक्चुअली एग्जिस्ट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो एक्चुअली में पता चलेगा कि हम इसमें क्या समझ पा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है f such that r to r डिफाइन एज fx is equal to 3x plus 1। अगर हम इसका इन्वर्स निकाल पाएँ, यानी कि इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालिए, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन के आधार पर सोचते हैं कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है x to y। यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फंक्शन पहले से डिफाइन है वो है f such that r to r। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए सब्सक्रिप्ट मान लेते हैं x समझने के लिए, और ये y, ठीक है। मतलब अभी जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 3x plus 1, यानी कि जो हम x यहाँ से डालेंगे इसलिए y जो मिलेगी वो दोनों रियल नंबर के सेट ही हैं। अब हमें एक फंक्शन दूसरा निकालना है g such that r y to x, लेकिन ध्यान रहे कि फंक्शन तो इसी स्ट्रक्चर से डिफाइन था, इसी रिलेशन से डिफाइन था, तो इस रिलेशन को डिस्टर्ब ना करते हुए हम y to x रिलेट कर पाएंगे। अपनी मर्जी से थोड़ी हम कोई भी फंक्शन y to x रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से ही हमारा काम करना होगा, क्या करना होगा कि हम लिखेंगे 3x
इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्चुअली वी आर मेकिंग एक्स एज अ सब्जेक्ट, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3, सॉरी वाई माइनस 1/3। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x अब एक ऐसा फंक्शन है g y का, और इस वजह से अब ये g जो है इसी को डिनोट कर रहा है कि वो y टू x डिफाइंड। तो अब हम क्या चाहेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए, f ओ g, तो f ओ g को पहले निकालते हैं। तो f ऑफ g और g क्या है y, सो f ऑफ जी वाई इज गोइंग टू बी व्हाट, यहाँ में डालना है ना, फंक्शन ये है, इसके अंदर में क्या डालना है जी वाई, सो दिस विल बी f ऑफ y माइनस 1/3, जिसमें हम 3 टाइम्स y माइनस 1/3 प्लस 1 को इवेलुएट करेंगे, एंड व्हाट वी गेट इज 3 से 3 कैंसिल एंड 1 से 1 कैंसिल, इट इज़ y। और अगर हम गॉफ फाइंड करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज g एट f(x), and we have already found the definition of g, and यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 3x प्लस 1 माइनस 1/3 एंड सिंप्लीफाई होकर फिर से मिल जाएगा x। हमने क्या पाया, we have in fact fog is equal to y and gof is equal to x, and therefore g is inverse of f। तो अगर जी एफ का इन्वर्स है तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए हमें क्या मिला, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y के फॉर्म में ये g डिफाइन है, तो अगर मैं f इन्वर्स x लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा gx, और आप अब इसको y को x रिप्लेस करके लिख सकते हो x माइनस 1/3। तो अब हमारे पास f इन्वर्स x मिल गया x माइनस 1/3, एंड दैट इज़ आवर आंसर। आई होप आपने इन्वर्स निकालने का ये जो तरीका है वो समझ लिया होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट होता है इन्वर्टिबल प्रूव करना, और ध्यान रहे कि इन्वर्टिबल प्रूव करने का यही तरीका है कि आप फॉग इज इक्वल टू वाई एंड गोफ इज इक्वल टू एक्स निकालिए। अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं बारी बारी से और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज वेरी सिंपल इन फैक्ट। और बहुत ही सिंपल है समझना। कैसे, सपोज कीजिए कि एफ इनवर्स हमने निकाला, एफ इनवर्स एक्स इज एक्चुअली जी ऑफ एक्स। अब हमने देखा था कि एफ इनवर्स जी होता है तो हम जी वाई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, मैटर। सो एफ इनवर्स एक्स हमारा जी एक्स है। अगर मैं इस एक्स की जगह पे क्या कर दूं, एफ एक्स को रिप्लेस कर दूं, तो जब मैं एफ एक्स को रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ एक्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ये हमने एज्यूम किया था कि एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स है। तो आपने अभी देखा है कि ये जो जी ऑफ एफ एक्स होता है, जब एफ और जी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था। तो हमने ये पा लिया कि एफ इनवर्स एफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा। तो एक फंक्शन में उसी के इन्वर्स को सब्स्टिट्यूट करें या फिर एक फंक्शन के इन्वर्स में फिर से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इससे हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कैसे, आप ये देख रहे हो कि हमेशा इस बात पे तो कोई दो मत नहीं है कि एफ इनवर्स एफ एक्स तो एक्स होगा ही, क्योंकि मैंने अभी प्रूव कर दिया इसको। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि उस फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट बैक करने पे एक्स मिलता हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि f और f इनवर्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि वैसे स्थिति में f और f इनवर्स इक्वल होंगे, इट मीन्स कि फंक्शन ही खुद का इन्वर्स होगा। तो ये ध्यान रखना है कि f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो उस केस में फंक्शन ही खुद का इन्वर्स होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर f इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, सो वी कैन ऑल्सो राइट f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको थोड़ा सा और मैं x के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकूँगा f इनवर्स इट्स लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इस f इनवर्स को इधर लेके आऊँ तो वो f ऑफ x बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ढेर सारे तरीके हैं। और दूसरा वाला जो ये पार्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। फिर से आप क्या करोगे, f इनवर्स x को आप फिर से gx ले लोगे एंड वही काम फिर से आप कीजिएगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। इट्स फॉर यू। बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट के ऊपर।
दूसरा पॉइंट है फंक्शन इज इनवर्टेबल ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। इज अ वेरी प्रोफाउंड प्रॉपर्टी। और अगर हमने ये साबित कर दिया या फिर ये समझ लिया तो अब आप श्योर हो जाओगे कि अगर हमें ऐसा प्रूव करना पड़े कि फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वी डोंट हैव टू यूज़ द मेथड व्हाट वी हैव लर्न राइट नाउ दैट कि गॉफ इज इक्वल टू एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू वाई, बिकॉज हम इतना सफिशिएंट है प्रूव करना हमारे लिए कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव प्रूव करे दैट इज ऑन वन एंड ऑन टू, तो हम ये कह दें कि फंक्शन वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं एरो डायग्राम का मतलब दूंगा। तो पहले मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो हमें ये देखना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए ताकि वो इन्वर्टेबल हो सके। तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि फंक्शन 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तभी वो बाइजेक्टिव हो पाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो 1 ऑन टू नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो हमें फंक्शन f के ऊपर विचार करना है कि ये फंक्शन 1 ऑन टू होना चाहिए ये इन्वर्टेबल होने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन होगा। तो इस फंक्शन को मैनी वन रखने से कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आएगा g के ऊपर, ये देखते हैं। अगर हमने इस फंक्शन को ऐसे कंसिडर किया कि वो मैनी वन है तो उस केस में क्या होगा भाई, इधर की मैपिंग तो आपको सही और इधर भी रख देते हैं 4 के साथ c को। तो हमने क्या किया कि इधर को मैनी वन बना दिया, तो इधर की मैपिंग तो हमने सही रख दी। अब देखते हैं कि इधर की मैपिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसकी मैपिंग बनाने चलोगे, क्योंकि आप y और x वही एलिमेंट्स लेके बना रहे हो, तो मैपिंग भी तो आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। तो a के साथ 1 की मैपिंग करनी पड़ेगी, b के साथ 2 को मैपिंग करना पड़ेगा, और फिर b को 3 के साथ मैपिंग करना पड़ेगा, एंड c को 4 के साथ मैपिंग करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे जो फंक्शन g है वो 1 मैनी हो गया। क्यों? क्योंकि b के साथ 2 भी है और b के साथ 3 भी है, और इस यहाँ पे एक ही प्री इमेज से 2 इमेज बन रहे हैं, यानी कि g फंक्शन कहलाने के योग्य नहीं है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि इस फंक्शन f को हमने मैन्युअल माना था। तो अगर ये मैन्युअल हो जाएगा तो इधर 1 मैनी होगा अगर इन्वर्स आप निकालने चलोगे तो, और वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। सो अगर फंक्शन ही नहीं है तो फिर इन्वर्स फंक्शन होने के लायक ये नहीं रह पाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि इसे 1 क्यों होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसे ऑनटो क्यों होना चाहिए। तो ऑनटो के लिए तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो इंटो है, एंड तब देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। तो इंटो होने के लिए मैंने क्या किया कि 4 के साथ सबको मैपिंग कर दी और एक एलिमेंट यहाँ पे छोड़ दिया ताकि वो इंटो हो सके। तो अगर आप फिर से इसका इन्वर्स वाला मैपिंग करोगे तो a के साथ 1 को मैप करना पड़ेगा, b के साथ 2 को मैपिंग करनी पड़ेगी, c को 3 से, d को 4 से, लेकिन एक भाई साहब ये यहाँ छूट जाएंगे। अब इस g का जो डोमेन है वो तो y है, और फिर से इस डोमेन में से एक एलिमेंट छूट गया तो इस g को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर फंक्शन f मैनी वन होता है तब भी g एक फंक्शन नहीं बन पाएगा, और अगर फंक्शन ऑनटो होता है f तब भी वो g एक फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो फंक्शन f को 1 एंड ऑनटो दोनों होना चाहिए, तभी वो फंक्शन का इन्वर्स निकल पाएगा g के फॉर्म में। तो आपने समझ लिया कि फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए उसको इन्वर्टेबल होने के लिए। तो अगर हमें ये प्रूव करना पड़े कि फंक्शन इन्वर्टेबल है तो हम सीधे क्या प्रूव कर देंगे कि वो बाइजेक्टिव है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। If a rational function f(x) is equal to x plus b divided by 6 plus d is the inverse of itself only if a is equal to negative d। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया था कि f(x) इज इक्वल टू अगर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 है तो उस केस में f ऑफ f(x) हमने बताया था कि वो x होगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ a की वैल्यू और यहाँ जो d की वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो एक फंक्शन खुद का इन्वर्स तभी होगा, मतलब कि f ऑफ f(x) अगर x आता है, एक रैशनल फंक्शन अगर गिवन है आपको, तो उस केस में a और d के ऐसे रिलेशन होने चाहिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको प्रूव करना चाहोगे सो यू कैन प्रूव इट। कैसे? f ऑफ f(x) यहाँ से ले आइए
और इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा a टाइम्स ax प्लस बी डिवाइड बाई 6 प्लस डी प्लस बी एंड यहाँ भी c टाइम्स एंड ये होना चाहिए x, और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। लेट्स डू इट क्विकली। तो यहाँ से अगर हम ये वाला फैक्टर a प्लस डी इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, सो विल गेट a इज इक्वल टू माइनस डी। इसका एक ग्राफिकल वे भी है अंडरस्टैंड करने का, तो उसको मैं किसी अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा लेंदी है और उसमें मुझे थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह बनाना पड़ेगा जियोजेब्रा में, तो वो चीज़ एक अलग सोलो वीडियो के लिए मैं रिजर्व रखता हूँ। तो ये आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई रैशनल फंक्शन ax प्लस बी बाई 6 प्लस डी नेचर का है तो f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो उस केस में a इज इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। इस पर ढेर सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो लाइक दिस एंड आपसे पूछ दिया जाए f ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे 2 और -2 में ये रिलेशन दिख रहा है a इज इक्वल टू माइनस डी का, तो यहाँ f ऑफ एफ एक्स तो आपको पता है कि ये x होगा, और फिर आप इसके अंदर डालिएगा तो फिर वो एफ एक्स बन जाएगा, फिर से f ऑफ एफ एक्स डालेंगे तो फिर से x आ जाएगा। तो ये आप समझ चुके हो कि इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ कहा गया है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है, ऐसा नहीं होता है किसी फंक्शन के 2 इन्वर्स हो जाएं। अब जरा देखते हैं कि अगर फंक्शन के 2 इन्वर्स हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगी। तो समझना आसान है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, और ये भी मान लेते हैं कि f सच दैट x टू y ये डिफाइन था, और इसके पास 2 इन्वर्स हैं, 2 इन्वर्सेस, और यहाँ हमने कहा कि 2 इन्वर्सेस कौन कौन से हैं, g एंड h, ऐसा हमने सपोज किया, ये अज्यूम किया गया है, ये ध्यान देना है। अब अगर 2 इन्वर्स हमने माने हैं, इसका सीधा सा मतलब कि f इन्वर्स को हम g लिखेंगे, साथ ही साथ f इन्वर्स को मैं h भी लिखूँगा, बिकॉज दोनों इन्वर्स इसके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इससे इस f और g से f फॉग निकालता हूँ तो f ऑफ जी एक्स क्या लिखना पड़ेगा, मुझे x लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो x के फंक्शन आप लिख सकते हो ना, और यहाँ भी f ऑफ एच एक्स आपको लिखना पड़ेगा कि वो भी x है। तो आप ये क्या देख रहे हो कि gx एक अलग नेचर का फंक्शन दिखा रहा है, hx एक अलग नेचर का फंक्शन दिखा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग इनपुट मानता हूँ तो 2 अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब कि f जो होगा वो अब मेन इवन हो जाएगा, और आप ये अभी प्रूव किया था कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो मेन इवन ना हो, 1 1 हो। तो आप ये कंट्राडिक्शन देख रहे हो ना कि फंक्शन मेन इवन है और इन्वर्स भी इसके हैं। क्यों कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन के इन्वर्स को अज्यूम करने में ही गलती की थी कि 2 इन्वर्स हमने अज्यूम किए थे। इसका मतलब कि f हैज़ ओनली 1 इन्वर्स। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्राफिकली थोड़ा ज़्यादा एनरिच करने वाला है आपको कॉन्सेप्चुअली। तो इसमें कहा गया कि फंक्शन और उसके इन्वर्स के ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये कोई ग्रीन वाला जो लाइन है, ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमने केवल इतने ही पार्ट पे इसको लिया है ताकि वो 1 1 और ऑन टू रह सके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ये डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, इसको मैं लिख ही देता हूँ। ये डिफाइंड है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब ये डिफाइन है, तब ऑफ कोर्स इसका 1 1 होना तय है। तो उस केस में ये अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसी का सिमेट्रिकल आप अगर जब ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अंदर, तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा f इनवर्स x का, अगर ये हमारे पास एफ एक्स है तो। और इसका इन्वर्स अगर निकालोगे तो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अगर मान लेते हैं कि इस ग्रीन वाले ग्राफ पे कोई एक पॉइंट है 5,1 यहाँ पे, 2,5, और हम इसके लिए कोई इसका इमेज ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से सीधे वर्टिकली सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगे जो कि y इक्वल टू एक्स पे कट करेगा,
और ये ऑफ कोर्स चूँकि इसकी हाइट सेम है तो यहाँ पे चूँकि हाइट इसकी कितनी होगी 5 होगी, और चूँकि y इज इक्वल टू एक्स आ गया तो ये पॉइंट बन जाएगा 5,5, बिकॉज हाइट इसकी सेम थी और y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे x भी सेम होगा y के बराबर, तो 5,5। और यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो आपको क्लियर पता चलता है कि अब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 बन गया, तो अब ये 5 बन गया x कोऑर्डिनेट, और इस पर y कोऑर्डिनेट कितना आएगा तो ये आप इसके डेफिनेशन के आधार से निकाल सकते हो। अगर डेफिनेशन गिवन है तो, अगर ग्राफ गिवन है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों में एक मिरर इमेज का संबंध बन रहा है। मतलब कि अगर 2,5 किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन के ऊपर स्थित है तो एफ इनवर्स के ऊपर 5,2 स्थित होगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो आई होप कि आपने आज के लेक्चर में कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को भी भली भांति आपने समझ लिया होगा। So in next lecture we are going to discuss binary operation, that is the last lecture of this chapter. See you in the next lecture. Thanks.